आज भी वीरप्पन के जुर्म और खौफ की चर्चा होती रहती है। वीरप्पन इतना खूंखार था कि 3 राज्यों की सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे। 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। वीरप्पन ने कई राज्यों के जंगलों से हाथियों और चंदन का सफाया कर दिया। तो वहीं एक बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता का अपहरण करके फिरौती के रूप में करोड़ों रुपए कमाए थे। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर करोड़ों रुपए का इनाम रख दिया था। फिर भी वीरप्पन पुलिस की पकड़ से वर्षों तक बचने में कामयाब रहा था। तो आखिर वीरप्पन कैसे वर्षों तक आतंक फैलाने में कामयाब रहा? वीरप्पन के कुछ मशहूर कांड क्या हैं? वीरप्पन ने किस एक्टर और मंत्री का अपहरण किया था और वो कैसे पुलिस की पकड़ में आया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीरप्पन की पूरी कहानी जानने से पहले क्राइम की वारदात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अपराध की दुनिया में तो ये वीरप्पन के नाम से मशहूर हुआ करता था, मगर इसका पूरा नाम कोसे मनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तत्कालीन मद्रास स्टेट के गोपीनाथन नाम के गांव में हुआ था। अब यह गांव कर्नाटक के चामराज नगर जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस समय हाथी दांत के तस्कर के रूप में जाने जाते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है और हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग शुरू कर देता है। कई साल तक वीरप्पन अपने चाचा के साथ ही काम करता है, लेकिन एक समय बाद चाचा से विवाद होने पर वो चाचा से अलग होकर खुद ही हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100-200 नहीं, बल्कि लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया तक हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ी की तस्करी के क्षेत्र में भी कदम रख देता है और देखते ही देखते वो इलाके का ही नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन अंधाधुंध हाथियों की हत्या करने लगता है, तो पूरी प्लानिंग करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लेती है, मगर लंबे समय तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं रह पाता है और बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन अपने जीवन का पहला मर्डर करता है। यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को पकड़ा था। कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में ही की थी। पहली हत्या करने के बाद तो वीरप्पन बस उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर भी उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता था। इस दौरान जो पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी को देखते हुए 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से वीरप्पन को इस बात की भनक लग जाती है। फिर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ पाते उससे पहले ही वीरप्पन उन्हें किडनैप कर लेता है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर देता है। यह पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया में जगह मिली थी। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था, मगर वीरप्पन इतना शातिर था कि जब श्रीनिवास वीरप्पन को पुलिस जेल लेकर जा रहे होते हैं, तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसे बहुत तेज से सरदर्द हो रहा है, इसलिए उसे सर पर रखने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वो वीरप्पन के कहे अनुसार वीरप्पन को सर में रखने के लिए तेल दे देते हैं, मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में न रखकर बड़ी सावधानी से अपने हाथ में मल लेता है और फिर चुपके चुपके हथकड़ी को सरकाकर हाथ से निकाल लेता है और फिर पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वीरप्पन कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भले ही वीरप्पन पी श्रीनिवास की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वो श्रीनिवास द्वारा पकड़े जाने की बात से इतना ज्यादा नाराज था
कि वो श्रीनिवास को खत्म करने की कसम खा लेता है और श्रीनिवास को खत्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और इससे कहता है कि किसी तरह तुम पी श्रीनिवास को यह यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूं। वीरप्पन का छोटा भाई ऐसा ही करता है और वो किसी तरह पी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवास वीरप्पन की चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और वो इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन और पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है, वीरप्पन श्रीनिवास को गोली मार देता है। पी श्रीनिवास की हत्या करके भी वीरप्पन को शांति नहीं मिलती है और वो क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए श्रीनिवास का सिर काट कर अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। वीरप्पन की इस करतूत की खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई पुलिस वाले इस खबर के बाद वीरप्पन को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मगर वीरप्पन उन लोगों की पकड़ से दूर रहता है और वो लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की तस्करी में लगा रहता है। अपना आतंक बढ़ाते हुए वीरप्पन अब किडनैपिंग में भी लग जाता है। वैसे तो छोटी मोटी किडनैपिंग वीरप्पन काफी समय से कर रहा था, मगर 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। कई दौर की बातचीत के बाद 15 लाख फिरौती के एवज में वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को आजाद करता है। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार भी वीरप्पन से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को खत्म करना चाहती थी। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना था। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी टी हरि कृष्णा वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं। ये लगातार वीरप्पन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग जाती है और फिर साजिश के तहत अगस्त 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्णा की भी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को थाने में हमला करके 5 अन्य पुलिस वालों के साथ मार देता है। एक आईपीएस की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए नई योजना बनाई जाने लगती है। इस नई योजना के तहत अब पुलिस वालों की बजाय बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ के कई सारे जवान तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में लगा दिए जाते हैं, मगर आगे चलकर बीएसएफ को स्थानीय भाषा की वजह से बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है। इसी बीच वीरप्पन और उसकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज्यादा बीएसएफ जवानों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार की विरोध की वजह से बीएसएफ को जंगल से हटाना पड़ता है। बीएसएफ के बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं। इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। इस बात से वीरप्पन को काफी गुस्सा आता है और वो 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोलातपुर गांव के आसपास गोपाल कृष्ण के लिए गंदी गंदी गालियों वाला पोस्ट लगवा देता है। गालियों के अलावा इन पोस्ट में वीरप्पन गोपाल कृष्ण को चैलेंज भी करता है कि अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इस पोस्टर के अलावा वीरप्पन पुलिस मुखबिर होने के शक में पास के ही एक आम नागरिक की हत्या कर देता है। पोस्टर और हत्या की खबर के बाद गोपाल कृष्ण जल्द से जल्द वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण लगभग 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। अभी गोपाल कृष्ण का काफिला कुछ ही दूर पहुंचा था कि पलार पुल पर पहुंचकर गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो जाती है। इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतरकर पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड सवार थे। इस बस के पीछे एक और बस थी जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार 6 अन्य पुलिस वालों के साथ बैठे हुए थे। वीरप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि इस बात की भनक वीरप्पन को भी लग जाती है कि गोपाल कृष्ण पूरे दलबल के साथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद बिछा देता है और गोपाल कृष्ण और उनकी टीम के इंतजार में बैठा रहता है। जैसे ही वीरप्पन की नजर गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है,
वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वीरप्पन का एक साथी बिछाए गए बारूद में जबरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस बस के अंदर बैठे सभी 22 लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर एक झटके में मारे जाते हैं। ये पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। एक बार फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाने में लग जाती हैं। 1992 में जिस स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वो एक बार फिर से वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में उसने मुथुलक्ष्मी नाम की महिला से शादी की थी। 1993 की घटना के बाद पुलिस वाले पूरी प्लानिंग करने के बाद फाइनली वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। मुथुलक्ष्मी पर वीरप्पन की सहायता करने का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मुथुलक्ष्मी पर एफआईआर दर्ज की जाती है, मगर आगे चलकर मुथुलक्ष्मी को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया जाता है। इधर वीरप्पन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहता है। वीरप्पन की कहानी ने आपको रोमांचित किया। अगर आप और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला भाग कब लाएं। और भी दिलचस्प अपराधों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।